Welcome back to Maths online class. I am your maths teacher, Mr. C.P. Barrett. And from today, we are going to start our new chapter, and that is the chapter number 2, linear equation in one variable. Okay. What is the name of the chapter? Linear equation in one variable. We will talk about this chapter, no problem. But before this chapter, already in the online class we have finished total 4 number of chapters. Chapter number first, that is the rational number. After that, chapter number I don't know the sequence, okay, but I am just giving you the details, exponents and powers. And after that, cube and cube roots. And chapter number 16, that is the last chapter of your book, and that is the playing with numbers. ठीक है. अब why the sequences are not in a correct order, that is not the matter for you. Sequence, correct sequence में क्यों नहीं लिया गया एकदम से chapter number? Why I have started chapter number 16 initially before completing the chapter number 2, 3. So beta, this all the things happened only because of the little miscommunication in between sir and me. ठीक है. हुआ यह था कि initially your course is also going to be changed, that I was not knowing, and that's why I have made so many videos for your class in the beginning. ठीक है. Actually I have made so many videos in the month of May and June for your class. आपकी क्लास के लिए मई और जून में ही बहुत सारे वीडियोस बना लिए गए थे according to the RBSC, but initially in between your syllabus is changed. It is converted into the what? NCERT. तो इस वजह से क्या हुआ कि इन चैप्टर्स का जो सीक्वेंस है मैंने RBSC के हिसाब से डिसाइड किया था, और इसलिए वो चैप्टर्स आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देगा, सेम इन मैथ सेम इन साइंस. तो ये प्रॉब्लम हुई थी, but no problem at all the contents are same. Even I have checked it thoroughly. Even some more contents are there. अभी आप playing with numbers में देखेंगे तो आप अपनी बुक से उसको चेक करिएगा. Even I have taught you in a detail. आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी उसमें दी गई है. I think that is even not given at your book. तो NCERT से भी आगे बढ़ करके RBSC की बुक से जब बनाया गया था तो बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है. One more problem you may face in some of the chapters. Actually, I have covered all the basics, even all the important kinds of the question. I am also sending you the PDF, no problem at all. थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ बच्चों की लिटिल कंप्लेंट्स ये हो सकती है कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराए. सो बेटा, जो क्वेश्चन अपन ने नहीं भी किए हैं, दैट इज फॉर यू एज अ होमवर्क. इवन व्हेन यू विल कम इन द ऑफलाइन क्लास, एट दैट टाइम वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन का मेथड सीखना होता है, हर क्वेश्चन के पीछे रन अवे नहीं करना होता है. वन मोर प्रॉब्लम इज देयर. एनसीईआरटी की का सिलेबस चेंज हो चुका है. सो एनसीईआरटी फोल्डर के जो एक्सरसाइज हैं उसके ही क्वेश्चन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके, आपकी बुक में आप देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करके दिया होगा 2.1, 2.2, 2.3. आफ्टर दैट फिर वो फिनिश करता है, फिर एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चन स्टार्ट करता है. दोनों की वैरायटी सेम है. सम क्वेश्चंस मे बी डिफरेंट, बट द कॉन्सेप्ट, बट द मेथड बाय विच दिस क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व्ड आर सेम. मेथड हमेशा सेम होता है, कॉन्सेप्ट बेसिक हमेशा सेम होता है. तो मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन इधर के भी ले लूंगा, कुछ क्वेश्चन उधर के भी ले लेंगे, और जब भी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा सो उसमें लिमिटेड और अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे. नियर अराउंड 25 to 30, 25 से 30 क्वेश्चन वो हो सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम मोर क्वेश्चन दैट आर गिवन एट योर बुक, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू. वो आपके लिए होमवर्क रहेगा. और बहुत ही जल्द आई विल मेक सम वीडियोस जिसमें अपन थोड़ा डाउट क्लास करेंगे. उसमें सम ऑफ द अकॉर्डिंग टू द बोर्ड क्लास, ठीक है, आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से व्हाट मोर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, किस वैरायटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, उस पर थोड़ा फोकस करके उससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। और उसमें क्या होगा,
आई विल सेंड यू इन फॉर्म ऑफ आई विल गिव यू द होमवर्क ऑल्सो, मैं आपको होमवर्क भी प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ होमवर्क्स रहेगा एंड सच ऑल द होमवर्क्स यू विल सेंड मी आइदर इन द व्हाट्सएप, otherwise any of the day you may come here and I will check your homework. कॉपी तो एक्स्ट्रा थी, कॉपी भी चेक करवानी है, that you are doing it, but apart from that we will do some extra exercise. जिस तरीके से टेस्ट होता है उसी तरीके के पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे. Right now see we have to talk about the chapter number 2, linear equation in one variable. Before in the 7th class, when you were in the 7th class, I think you all have been studied such kind of the things, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो थोड़ा सा नया तो है. This particular chapter is little new for you, but my students, okay, they are knowing it in a better way. थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ही easy है. This particular chapter it is very easy. Even word problems are also very easy. थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा बेस क्लियर करना. इस फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बेस क्लियर करते हैं. लुक हियर, सम बेसिक डेफिनेशंस. यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट लगा होगा, लाइट आ रही होगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ. सम बेसिक डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं बेटा. लुक हियर, 2 plus x is equal to 5. 2 plus x is equal to 5. इसको बोला जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन है. ये तो जब भी इक्वल टू का साइन लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, एनी ऑफ द एक्सप्रेशन विच आर इंक्लूडिंग टू थिंग्स, जिसमें दो चीजें हो, वन इज द वेरिएबल एंड अनदर इज द कांस्टेंट. कोई भी जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं अपन, नो प्रॉब्लम इज देयर. और उसमें दो चीजें होती हैं, वन इज द वेरिएबल जो आप x के रूप में लिखते हैं, y के रूप में लिखते हैं, z के रूप में लिखते हैं. सो कोई भी अल्फाबेट अगर आता है x, y, z, a, b, c, d किसी भी फॉर्म में, these are called the variable things. These are called variable. Variable का मतलब क्या होता है, whose value may be changed, whose value may be varied. जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है. आपने देखा होगा in your book, for example there are the 10 question. अगर मान लो इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कभी x की वैल्यू 3 आती है, कभी x की वैल्यू 5 आती है, कभी x की वैल्यू -7 आती है, कभी x की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, -2/3, -3/5. मतलब क्या है, मतलब ये कि x की वैल्यू फिक्स नहीं है, और इस x को ही बोला जाता है अननोन क्वांटिटी, विच वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. हमेशा हम लोग x के पीछे भागते हैं एंड वी कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो x को ही बोला जाता है वेरिएबल एंड द सेम थिंग इज कॉल्ड द अननोन क्वांटिटी. यहां तक क्लियर करते हैं. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आइदर इट मे बी x, आइदर इट मे बी y. क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है. कोई भी अल्फाबेट की वैल्यू अपन निकालते हैं, x, y, z इक्वल टू समथिंग, सो वो x, y, z ही होते हैं वेरिएबल्स. कांस्टेंट का मतलब होता है डिजिट्स. ये जो डिजिट लिखा है 2 और 5, ये है कांस्टेंट टर्म, बिकॉज देयर वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड. यहां तक सही है. अब क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं बेटा क्या है. 2 plus x is equal to 5. इसको अभी इक्वल टू का जैसे ही साइन लगता है ना, सो वी कॉल इट इक्वेशन. इसको बोल दिया जाता है इक्वेशन. इक्वल टू के दो साइड होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है, जो आपके लेफ्ट साइड की तरफ हो, इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड. जो राइट की तरफ हो, इट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. तो एक इक्वेशन के हमेशा 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. ये अभी फिलहाल एक इक्वेशन है, ठीक है. यह क्या, फॉर x इज इक्वल टू 1 बताने की कोशिश की जा रही है. थोड़ा बहुत ही स्टार्टिंग से चल रहे हैं लोग, इक्वेशन तो बहुत बात की बात है, अभी आप इक्वेशन भी देखेंगे. x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वेरिएबल होते हैं x, y, z, लिटरल्स भी बोलते हैं इनको, है ना, इसकी वैल्यूज हम फिक्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू 1 पुटअप किया. पुटअप करना मतलब रखना, x की जगह पे 1 पुट करना, रखना. सो फॉर द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 plus 1 इज इक्वल टू 5. फाइनली वी विल गेट 3 और इधर है 5.
सो राइट नाउ यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड कितना है 3 एंड राइट हैंड साइड कितना है 5. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू के निशान को कट किया एंड दैट इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल टू. वी रीड इट, इसको कैसे पढ़ेंगे, वी कैन रीड दिस 3 नॉट इक्वल टू 5. और ये बात सभी को मालूम है कि 3 5 के कभी इक्वल होता ही नहीं है. सो x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या इसकी वैल्यू, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ? नो, दैट इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द वैल्यू x इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट कंडीशन यू कैन सी x इज इक्वल टू 2. वी आर पुटिंग द वैल्यू x 2 in the same equation. What we will get, 2 plus 2 is equal to 5. In this particular time we will get 4 on the left hand side. Left hand side में क्या मिल रहा, 4. On the right hand side already it is 5. Again we can see that 4 is not equal to 5. Either this equation is satisfied by the value x is equal to 2. No, x is equal to 2 से क्या ये satisfied हो रहा, नहीं हो रहा. Next condition, x is equal to 3. And when we put the value of x 3 in the same equation, so we will get 2 plus 3 on the left hand side and 5 that is already written on the right hand side. So 2 plus 3 it is equal to 5 and on the right hand side also you can see it is 5 only. So in this way left hand side it is equal to the right hand side. So ये थर्ड वाली जो कंडीशन है ये है ट्रू. फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में वो था फॉल्स, गलत था क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था. ठीक है ना. अब पढ़ते हैं क्या लिखा है. एनी मैथमेटिकल सेंटेंस, इसी को मैथमेटिकल सेंटेंस भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. एनी मैथमेटिकल सेंटेंस विच में बी ट्रू और फॉल्स. कोई भी मैथमेटिकल सेंटेंस विच में बी ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू फॉल्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से. जैसे यहाँ पे x की वैल्यू को मैंने कभी 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो किसी एक वैल्यू के लिए वो क्या होगा, ट्रू होगा और बाकी सारी वैल्यूज के लिए क्या होगा, फॉल्स होगा. तो कोई भी मैथमेटिकल सेंटेंस जो कभी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से. सो इट इज कॉल्ड द ओपन सेंटेंस. इसी को ओपन सेंटेंस कहा जाता है. बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है, इसको ओपन सेंटेंस कहते हैं. खत्म. नेक्स्ट, इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी. अ स्टेटमेंट, जैसे ये मैथमेटिकल सेंटेंस था तो एक स्टेटमेंट, कथन. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी. इक्विलिटी मतलब होता है इक्वल. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी का मतलब होता है इक्वल टू का साइन. मतलब एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन जिसके दो साइड हो. सो अ स्टेटमेंट ऑफ द इक्विलिटी in between the two algebraic expression. In between the two algebraic expression, ये एक algebraic expression है 2 plus x जिसमें एक वेरिएबल है x. ये भी एक algebraic expression है. केवल 5 लिखना भी अपने आप में एक algebraic expression है क्योंकि ये constant term है. ठीक है. So in between the two algebraic expressions, दो algebraic expression के बीच में If we are showing the equality, हम लोग इक्वलिटी शो करते हैं by using the sign of equal, equal के साइन के द्वारा. So such thing is called containing one or more variables, जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं. So this particular thing is called the equation. रिपीट करता हूं. अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी, इक्विलिटी का स्टेटमेंट. ओके. इन बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, कंटेनिंग वन और मोर वेरिएबल्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल लिया गया है x, इससे ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते थे, x और y भी हो सकते थे, दो भी हो सकते थे. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द इक्वेशन. एक बात दिमाग में रखने की चीज है, इक्वेशन जब भी होगा इक्वल टू का साइन आपको मिलेगा. नेक्स्ट, अब देखो एग्जांपल. 3 plus x equal to 7. दिस इज द इक्वेशन जहां पे वेरिएबल है x. अगेन देखो x minus 5 equal to 7. ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी प्लस लगा दिया कभी माइनस लगा दिया. अगेन दिस इज द इक्वेशन विद द वेरिएबल x, एक ही वेरिएबल है. नेक्स्ट आते हैं x upon 3 equal to 5. यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ करके मैंने डिवाइड कर दिया किसी भी चीज से, किसी डिजिट से.
x upon 3 equal to 5, again it will be the example of equation, ठीक है। अब विद द वेरिएबल x, वेरिएबल हमने x ही रखा है, नो प्रॉब्लम, y भी हो सकता था, z भी हो सकता था, नो इश्यूज, वेरिएबल बस चेंज हो जाता है तो एक ही वेरिएबल। नेक्स्ट देखो 2x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे x के साथ मैंने मल्टीप्लाई का केस ले लिया है एंड अगेन x इज अ वेरिएबल, सो अगेन दिस इज अ इक्वेशन विद द वेरिएबल x। मींस शॉर्टकट में अपन ने ये समझा कि व्हाट इज द इक्वेशन, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी, ये हमेशा इक्विलिटी शो करता है इन बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के बीच में, ओके, which are containing one or more than one variables, जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। Nothing else, when we will solve the questions, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखो लीनियर इक्वेशन। अब राइट नाउ लीनियर इक्वेशन इट इज अ टाइप ऑफ अ इक्वेशन, इक्वेशन का ही एक टाइप होता है लीनियर इक्वेशन। एंड राइट नाउ अगेन यू शुड रीड द नेम ऑफ द चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर आप रीड करें लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम भी यही है। तो अब हम लोग टॉपिक पे आ गए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, समझ में आ गया होगा। वेरिएबल मतलब केवल एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, आइदर इट विल बी इन फॉर्म ऑफ x, आइदर y, आइदर z, एनी ऑफ द अल्फाबेट्स, एनी ऑफ द अल्फाबेट्स जिसको हम लोग अननोन क्वांटिटी बोलते हैं, उसके टर्म्स में ये इक्वेशन लिखा जा सकता है। राइट नाउ वी शुड सी, वी शुड लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू सी। लुक हियर, an equation which involves only one variable, क्या लिखा है, an equation which involves only one variable, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो, आइदर वो x हो, आइदर वो y हो, आइदर वो z हो, कुछ भी हो लेकिन वेरिएबल एक हो। an equation which involves only one variable, वो भी इक्वेशन जो केवल एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करता हो, whose highest power is 1, whose highest power is 1 मतलब किसका पावर, उस वेरिएबल का पावर। पावर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स। किसी भी चीज के ऊपर पावर मतलब वो होता है उसका एक्सपोनेंट, जैसे 2 के पावर 2 का पावर 2, जिसको हम लोग रीड करते हैं 2 स्क्वायर, मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। 3 का पावर 3 क्या पढ़ते हैं, क्यूब ऑफ 3, means we have to multiply 3 with each other 3 times, 3 into 3 into 3, clear। तो कोई भी एक ऐसा इक्वेशन with the one variable जिसमें केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया जाए, which involves only one variable, whose power is only 1, जिसमें जो वेरिएबल है चाहे वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1। पावर 1 को कभी लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे मैंने x का पावर 1 नहीं लिखा, बट इफ द पावर इज इनविजिबल और यू कैन से इफ नथिंग इज रिटन देयर इन द पावर ऑफ एनीथिंग, सो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड 1, इसको 1 ही कंसीडर किया जाता है। पावर वेरिएबल का 1 होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए, सो वी कैन से इट इज अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देखो बेटा, x plus 4 equal to 10, अगेन x plus 4 equal to 10, इसको अगर मैं पढ़ता हूं, so what we have talked right now कि पावर should be always 1, पावर 1 होना चाहिए, no problem। x plus 4 equal to 10, आपको बस यही वेरीफाई करना है। आप इसको इसी तरीके के एग्जांपल्स मैंने लिए थे when I was talking about the equation, so same kind of the examples I considered at that time also। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए थे, एक्चुअली इट वाज द एग्जांपल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, वो सभी एग्जांपल लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल के ही एग्जांपल थे। अब फिर से बात करते हैं, जो चीजें हमने स्टेटमेंट में कही थी क्या यहाँ पे है, आइदर दिस ऑल द कंडीशंस आर प्रेजेंट देयर और नॉट, दैट वी हैव टू वेरीफाई, दैट वी हैव टू चेक। लुक हियर, x plus 4 equal to 10, तो उसने क्या बोला था कि इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, यू कैन सी ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट देयर, दैट इज द x। दूसरी बात कि इसका पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे x के पावर में 2 लिखा है, नो, कुछ नहीं लिखा, मतलब द पावर ऑफ x इज 1, सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज अ एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अगेन चेक द सेकंड एग्जांपल, y minus 7 equal to 11। पहली बात तो ये इक्वेशन है क्या, हाँ इक्वेशन तो है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, उसके लिए क्या करना है,
कि वेरिएबल एक होना चाहिए। अगेन यू कैन सी यहाँ पे वेरिएबल है y, नो प्रॉब्लम, एक ही तो वेरिएबल है, x हो चाहे y हो चाहे z हो, क्या फर्क पड़ रहा। फॉर y वेरिएबल पावर यू कैन चेक, y का पावर नथिंग मींस 1। अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, अपॉन लिखते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल और x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 इक्वल टू 9। अब आपको दो ही बातें चेक करनी है, वेरिएबल x होना चाहिए, देखो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x कितनी बार आता है इससे कोई मतलब नहीं, वेरिएबल x की है। हाँ, पावर उसका हर टाइम 1 होना चाहिए, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1। So this is again the example of the linear equation with one variable. This example, see this particular example, 2x minus 5 is equal to x plus 7. Again you can check, this is the equation, either it is a linear equation, yes, why? Because only variable x is present on the left hand side, on the right hand side with the power 1, here also power 1, here also power 1. So again this is also the linear equation with one variable, things are satisfied. अब लीनियर इक्वेशन ये है दैट वी आर नोइंग, तो किस कंडीशन में कोई चीज लीनियर इक्वेशन नहीं है, सो नॉट द लीनियर इक्वेशन, नॉट द लीनियर इक्वेशन। किसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, वी आल्सो शुड नो, ये भी तो मालूम होना चाहिए कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो किस कौन सी चीज को लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। सो राइट नाउ सी द अनदर एग्जांपल, नॉट द लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लुक हियर, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 5। पढ़ते कैसे हैं देखो आप, x के पावर 2 को बोलते हैं बेटा x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x को बोलते हैं 3x इक्वल टू 5। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन तो है, क्यों, इक्वल टू का साइन लगा है। दूसरी बात चेक करते हैं, लीनियर इक्वेशन है क्या, नो, वेरिएबल तो एक ही है x और x, बट पावर जो होना चाहिए, एवरी पावर ऑफ x शुड बी 1। वेरिएबल का हर अलग अलग टर्म्स में पावर होना चाहिए था 1। यहाँ पे तो x का पावर 1 है, बट इस पर्टिकुलर टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पावर हो जाता है बेटा 2, और ये 2 पावर की वजह से ही वी कांट से दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल स्टडी इन द हायर क्लास, उसके बारे में अभी सोचो मत। नेक्स्ट y क्यूब, देखो y का पावर 3, किसी का भी पावर 3 हो, पढ़ते कैसे हैं, y क्यूब x क्यूब z क्यूब। सो y क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 8। अगेन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल एक ही है y, बट पावर होना चाहिए था 1, बट हियर द पावर इज 3। नेक्स्ट वन, y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 3। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये अलग टर्म है, जब भी प्लस माइनस आता है ना तो वो टर्म्स बना लेता है, पार्ट। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन कई पार्ट में होता है, तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं बेटा टर्म्स। जैसे कि मैंने लिखा x स्क्वायर, तो ये हो गया 1 टर्म, प्लस 3x हो गया सेकेंड टर्म। तो टर्म्स कब आते हैं, जब प्लस का साइन आता है या माइनस का साइन आता है। और बहुत सारे टर्म्स जो हैं, दीज आर द एक्चुअली द पार्ट ऑफ द व्हाट वी कैन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड द टर्म्स। ठीक है, पहले वाले को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकंड टर्म बोलते हैं, थर्ड वाले को थर्ड टर्म बोलते हैं। और टर्म्स में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वेरिएबल हो सकता है या तो कांस्टेंट हो सकता है, नथिंग एल्स। सामने जो चीज लिखी होती है 2x, तो x के सामने लिखा है 2, तो x के सामने जो 2 लिखा होता है उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। नो प्रॉब्लम, व्हेन दिस ऑल द थिंग्स विल कम इन बिटवीन द सॉल्विंग द क्वेश्चंस, एट दैट टाइम वी विल टॉक मोर अबाउट दिस थिंग। जो चीज जब जब आते चली जाएगी, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। अभी जो चीज प्रेजेंट में है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सो सी हियर, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, एंड राइट नाउ दिस इज द basics which are going to be used in this particular chapter. Okay, right now I have not solved a single question. पहले बेस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रूट्स, ROOTS, रूट्स, और इसी को बोलते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को ही बोलते हैं आंसर ऑफ
लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और यू में से सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के रूट्स किसको बोलते हैं, सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, अब देखते हैं। और सॉल्यूशंस कहने का मतलब कुछ भी नहीं होता बेटा, आंसर, द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। सो राइट नाउ सही क्या लिखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वही एक्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, which makes the left hand side, which makes the left hand side and right hand side. So the value of the variable, variable की value which makes the left hand side and right hand side of any equation, of any linear equation. अब यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन नहीं बोलना, उसको लीनियर इक्वेशन ही बोलना है। ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ, किसी लीनियर इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है, तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which makes the left hand side and right hand side of any linear equation equal, मतलब क्या कि वेरिएबल की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसकी वजह से हम लोग बोल सके लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन का वो राइट हैंड साइड के बराबर है। कब है, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक इक्वेशन के जो होते हैं उसको इक्वल कर दे, उसको इक्वल बनाए, इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द, इज कॉल्ड, तो इसी चीज को, किसको, उस वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को, इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आ गया होगा समझ में, एंड व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और यू में से द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसी को बेटा सॉल्यूशंस कहा जाता है। या ठीक है, अब राइट नाउ सी एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल देखो, x + 1 = 4, x + 1 = 4, हम सभी को मालूम है +1 जोड़ने के बाद 4 लाना है, सो x = 3 जैसे ही रखते हैं, सो 3 + 1, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। बिफोर दैट इसी तरीके की बात हुई थी, x + 1 = 4, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मुझे पता चल जाता है कि x की वैल्यू जैसे ही मैं 3 रखूंगा, सो यहाँ पे 3 + 1 और यहाँ पे 4, आई एम राइट नाउ 4 = 4 एंड यू कैन चेक दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के बराबर है। So when this left hand side and right hand side of any of the equation, when this left hand side and right hand side of any of the equation, जब किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, किसके लिए, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए, किसी भी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए, तो इस x = 3 को बोला जाएगा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या इसी को बोला जाएगा दिस इज द रूट या रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? वन मोर एग्जांपल आई कैन टेक, लुक हियर, 5x - 2 = 3x - 4। अब देखो यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू चेक करोगे, लेकिन होगा क्या, अभी हमको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं, पहले से दिया रहता है वैल्यू जो वेरिएबल की होती है, कई बार वो पहले से दी गई होती है कि x = -1, इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट, चेक इट। क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि x = 2 के लिए इस इक्वेशन को चेक करके बताओ कि क्या ये रूट है इस इक्वेशन का। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर वो वेरिएबल दोनों जगह है तो दोनों जगह पुट करते हैं, एंड इफ इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द वन साइड, सो वी हैव टू कीप द वैल्यू ओनली एट वन पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो x = -1 क्या इसका रूट हो सकता है इस लीनियर इक्वेशन का, चेक करते हैं।
क्या करना होगा, x की ये वैल्यू को पुट अप करना होगा बोथ इन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स। 5 और x के बीच मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो मल्टीप्लीकेशन का केस है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 5 माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है, लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, बट इनटू को क्या किया जाता है, अलग से लिखा नहीं जाता है। कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ये इनटू को यहाँ ना भी लिखें तो भी इसका मतलब है 5, और ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट ऑलवेज शोस द मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ, अपने आप में ही ये मल्टीप्लाई को शो करता है। सो 5 और ब्रैकेट माइनस 1 का मीनिंग ही है 5 और माइनस 1 का इनटू, माइनस लिखा 2, मैंने लिखा माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। 3 और ब्रैकेट लगा के x की वैल्यू को पुट करते हैं, दैट इज माइनस 1 एंड आफ्टर दैट माइनस 4, मैंने लिख दिया माइनस 4। कुछ भी नहीं किया गया है, केवल x की वैल्यू को पुट अप किया गया है, रखा गया है। अब सॉल्व करते हैं। 5 और ब्रैकेट माइनस 1 का मतलब मैंने आपको बताया, 5 में माइनस 1 को इंटू करिए, तो जब 5 और में माइनस 1 को इंटू करेंगे तो मिलेगा माइनस 5, क्योंकि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी निगेटिव इंटीजर के साथ इंटू करें तो निगेटिव मिलेगा, ठीक है। माइनस 5 हो गया, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब ये माइनस 2 को मैंने लिख दिया सेम माइनस 2 इक्वल टू 3 में माइनस 1 का इंटू करना है और आंसर यहाँ लिखना है। सो 3 में माइनस 1 का इंटू करेंगे, वी विल गेट माइनस 3, सेम लाइक बिफोर। जैसे इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 5 विद द माइनस 1, सो आई एम गेटिंग माइनस 5। सेम लाइक दैट इफ आई विल मल्टीप्लाई 3 विद द माइनस 1, सो आई विल गेट माइनस 3 आल्सो। नेक्स्ट माइनस 4 लिखा, सेम थिंग आई हैव रिपीटेड, लिखा मैंने भी। माइनस 5 और माइनस 2, अब बहुत सारे बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, बट आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। देखो यहाँ इसका मतलब क्या है बेटा, माइनस 5 के बाद माइनस 2 लिखा हुआ है, तो दिस इज शोइंग द एडिशन ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स। ये दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, और माइनस का मतलब ये नहीं है कि अपने को माइनस करना है। इंटीजर्स के टर्म, इंटीजर्स का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो जब भी ऐसी परिस्थिति में हम लोग आते हैं, सो इट इज शोइंग कि ये एक निगेटिव इंटीजर, ये भी एक निगेटिव इंटीजर, तो दो निगेटिव इंटीजर आपस में क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। सो माइनस 5 और एक और माइनस 2 उसके साथ जुड़ गया, सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट माइनस 7। और माइनस 7 इसलिए मिला क्योंकि दोनों निगेटिव इंटीजर्स थे, तो फाइनल रिजल्ट भी अपने को क्या मिलेगा, माइनस में मिलने वाला है। Same like that here you can see minus 3, minus 4. Again these are the two negative integers and it is showing the addition of these two. ये दोनों के एडिशन को शो करता है। minus 3 and minus 4 को ऐड करिए, ये मीनिंग है इसका। So we will also get minus 7 here also. So right now you can see this left hand side it is equal to the right hand side. और इससे हम लोग ये बात पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि when we are putting the value of x that is equal to minus 1. जब हम लोग x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, वेयर वी आर पुटिंग द x वैल्यू हियर इन द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन में x की -1 वैल्यू पुट करने के साथ ही क्या हो रहा, ये हो रहा कि वी आर गेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x is equal to -1, we can say this is the solution of the linear equation, or you may say this is the root of the linear equation. दो एग्जांपल्स हमने अभी रूट्स के बारे में बात किया, सॉल्यूशंस के बारे में बात किया. So many things we have to study here that we will see in the next time in the next lecture. Till then, all the best. Thank you so much.